आज का भारत लगभग क्रिकेट पर राज करता है। चाहे वो ग्राउंड्स पर हो या फिर आईसीसी की मीटिंग में, भारत के खिलाफ वोट करने की हिम्मत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कभी भारत की वो हालत थी कि वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद भी इंग्लैंड ने बीसीसीआई को 2 एक्स्ट्रा टिकट्स देने से मना कर दिया था और इस बेइज्जती का बदला बीसीसीआई ने लिया था आईसीसी को जड़ से हिलाकर। पर कैसे? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 के वर्ल्ड कप से। जी हाँ, साल 1983 का वर्ल्ड कप, जो लगातार तीसरी बार इंग्लैंड की धरती पर खेला गया, जिसमें नौसिखिया मानी जा रही भारतीय टीम एक बड़ा उलटफेर करते हुए फाइनल में जा पहुंची। उसी दौरान भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे भी इंग्लैंड दौरे पर आए हुए थे। क्योंकि भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली थी, तो उन्हें भी इस मैच को स्टेडियम में जाकर देखने की इच्छा हुई और उन्होंने बीसीसीआई के उस वक्त के चेयरमैन रहे एनकेपी साल्वे से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की मांग कर दी। क्योंकि उस समय इंग्लैंड को ही वर्ल्ड कप होस्ट करने दिए जाते थे, तो जाहिर है बीसीसीआई चेयरमैन को उन 2 टिकट्स के लिए इंग्लैंड के एमसीसी से गुजारिश करनी पड़ी। पर एमसीसी ने उनकी ये गुजारिश ठुकरा दी। ऐसा नहीं था कि टिकट्स खत्म हो गए थे। दरअसल उन दिनों एमसीसी अपने सभी बोर्ड मेंबर्स के लिए अलग से एक स्टैंडर्ड सीट्स रिजर्व करके रखता था। लेकिन इंग्लिश टीम उस साल फाइनल में नहीं पहुंची थी, इसीलिए एमसीसी के ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स फाइनल देखने नहीं आ रहे थे। इस वजह से उनके पास इस फाइनल के काफी टिकट्स बचे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद टिकट्स भारत को देने के बजाय एमसीसी ने उन सीट्स को खाली रखना ही बेहतर समझा। यह एक तरह से भारत की बेइज्जती थी और एनकेपी साल्वे इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इसका बदला लेने की मन में ठान ली। उन दिनों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड हुआ करती थी और आईसीसी का भी उन्हें सपोर्ट प्राप्त था। खासकर इंग्लैंड को इस बात का सबसे ज्यादा घमंड था और एनकेपी साल्वे उनके इसी घमंड को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान सिंपल था कि वो साल 1987 का वर्ल्ड कप किसी भी हाल में इंग्लैंड को होस्ट करने नहीं देंगे, बल्कि उनकी जगह भारत इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। उनका मानना था कि ऐसा करने से ही क्रिकेट में इंग्लैंड के एकाधिकार को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है। आपको हर देश को एक गारंटी अमाउंट देना होता है, साथ ही उनके प्लेयर्स की सिक्योरिटी, रहने, खाने पीने, ट्रेवलिंग और स्टेडियम के खर्चे अलग से उठाने पड़ते हैं। और ये सब मैनेज कर पाना बीसीसीआई के अकेले की बस की बात नहीं थी। ये बात साल्वे अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से इस बारे में बात की और भारत के साथ मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट करने का अपना विचार रखा। नूर खान को भी एनकेपी साल्वे का विचार अच्छा लगा और वह इसके लिए तैयार हो गए। उधर श्रीलंका ने भी इसमें अपना समर्थन दे दिया। साल्वे साहब जब 1983 के वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के साथ भारत लौटे, तो उन्होंने उस समय की प्राइम मिनिस्टर रही श्रीमती इंदिरा गांधी को उस घटना के बारे में बताया। उस घटना को सुनने के बाद इंदिरा गांधी जी ने साल्वे साहब से पूछा, तो आपका क्या प्लान है साल्वे साहब, और मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? साल्वे साहब को तो बस इसी का इंतजार था। उन्होंने तुरंत इंदिरा गांधी जी को अपने प्लान के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद इंदिरा गांधी जी ने साल्वे साहब से कहा कि वो उनके साथ है। इसके अलावा उन्होंने धीरू भाई अंबानी जी से भी बात की और उनसे पूछा कि अगर मैं वर्ल्ड कप भारत ले आऊं तो क्या आप उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हैं? जिसके बाद अंबानी जी ने कहा, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। अपने देश के 2 सबसे बड़े शख्सियतों का साथ मिलने के बाद एनकेपी साल्वे ने पाकिस्तान और श्रीलंका के सहयोग से एक प्रपोजल बनाया और उसे आईसीसी को भेजा, जिसमें लिखा कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर इस बार का वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं। आईसीसी को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ देश भारत इतना बड़ा कदम भला कैसे उठा सकता है, और जैसा कि तय था, आईसीसी ने भारत का यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बेशक साल्वे साहब का यह प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, लेकिन इस प्रपोजल की वजह से ऑस्ट्रेलिया जरूर सतर्क हो गई। दरअसल इस प्रपोजल में रोटेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया गया था, जिसके अनुसार इस वर्ल्ड कप के बाद साल 1992 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि अगर वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड से बाहर गई तो उन्हें भी वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होगी। और इस वजह से बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को
सीक्रेट तौर पर अपना समर्थन दे दिया। सीक्रेट तौर पर क्यों? दरअसल ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट इंग्लैंड से भिड़ना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने भारत को आश्वासन दिया था कि अगर गुप्त रूप से वोटिंग हुई तो वो अपना वोट भारत के फेवर में ही देंगे और अपना वीटो पावर भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही वो दो देश थे जिनके पास आईसीसी में वीटो पावर मौजूद थी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को अपनी तरफ करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। बहरहाल प्रपोजल पर एक बार फिर बात हुई और काफी तर्क वितर्क के बाद आखिरकार बात वोटिंग पर ही आ गई। उधर भारत ने पहले ही बाकी देशों से कह रखा था कि अगर वो उनके लिए वोट करेंगे तो वो उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मिलने वाली रकम को 5 गुना बढ़ा देंगे। वोटिंग हुई और नतीजा भारत के फेवर में ही गया। लेकिन भला इंग्लैंड भी अभी कहां हार मानने वाला था, इसीलिए उन्होंने भारत को इस वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। जैसे कि पहले तो उन्होंने इस वोटिंग रिजल्ट को ही रिजेक्ट कर दिया और तर्क दिया कि वो वोटिंग करते वक्त पाकिस्तान के छोटे कद वाले जस्टिस शाह को वोट डालते हुए देख नहीं पाए। इस बचकाने हरकत से जस्टिस शाह इतने नाराज हुए कि अगली वोटिंग में उन्होंने टेबल पर चढ़कर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए वोट दिए। फिर इंग्लैंड ने कहा कि भारत में 60 ओवर्स के मैच नहीं हो सकते। तब भारत ने 50-50 ओवर्स के मैच का सुझाव दिया। इंग्लैंड ने कहा कि इतने बड़े देश में प्लेयर्स को यहां से वहां जाने में दिक्कत होगी। तो बीसीसीआई ने कहा कि भारत के एविएशन मिनिस्टर ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सभी फ्लाइट्स को रीरूट करने का फैसला ले लिया है। फिर इंग्लैंड ने कहा कि भारत के पास वर्ल्ड कप को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता नहीं है। तो भारत ने वादा कर दिया कि 30 करोड़ रुपए खर्च करके दूरदर्शन अपना सारा सिस्टम अपग्रेड कर देगा। इस तरह इंग्लैंड ने 30 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस उठाए और भारत ने सबका सॉल्यूशन बताया, जिसके बाद मजबूरन आईसीसी को भारत का प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा और इस तरह आखिरकार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आ गया। लेकिन इससे भारत की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और राजीव गांधी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। दिक्कत ये थी कि राजीव गांधी और अंबानी की आपस में नहीं बनती थी। इसका कारण ये था कि राजीव गांधी के सत्ता में आते ही उस समय के फिनांस मिनिस्टर रहे वीपी सिंह ने अंबानी के यहाँ एक टैक्स रेड करवा दी थी, जिससे अंबानी चिढ़ गए और उन्होंने बीसीसीआई की मदद न करने का फैसला कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब जितने बड़े बड़े वादे बीसीसीआई ने किए थे उसे पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा दिखाई देने लगा। सिर्फ गारंटी मनी और ट्रेवल से लेकर रहने और खाने पीने के इंतजाम के लिए ही बीसीसीआई को 20 करोड़ रुपए का इंतजाम करना था। बीसीसीआई ने हर एक स्पॉन्सर्स को फोन मिलाया, हर ब्रांड के ऑफिस के चक्कर काटे और अंत में उन्हें सभी से मिलाकर केवल 38 लाख ही मिले। लेकिन जरूरत तो थी 20 करोड़ की, जिसमें 4 करोड़ तो अगले 6 महीनों में ही जमा करने थे। इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि ये पैसे उन्हें रुपए में नहीं बल्कि पाउंड्स में देने थे, और चूंकि उस समय भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था तो इतने पाउंड्स केवल भारतीय सरकार के पास ही थे, जो कि उन्होंने भविष्य में होने वाले आपदा के लिए बचाकर रखे हुए थे। इसीलिए साल्वे ने राजीव गांधी से बात की और उन्हें बताया कि अगर वो ये पैसे देने में नाकाम रहे तो पूरी दुनिया भारत पे हंसेगी, जिससे भारत की ही बदनामी होगी, साथ ही आपकी इमेज पर भी दाग लगेगा। साल्वे के काफी समझाने के बाद आखिरकार राजीव गांधी मान गए और उन्होंने देश के खजाने से 1.8 मिलियन पाउंड्स यानी कि 4 करोड़ रुपए निकालकर साल्वे को दे दिए। इसी बीच कुछ और भी हुआ। फिनांस मिनिस्टर वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच कई बातों को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे, जिसके बाद राजीव गांधी ने उन्हें फिनांस मिनिस्टर की पद से हटाकर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। यह देख साल्वे ने अंबानी को फोन किया और पूछा कि अब उनका क्या विचार है। अंबानी ने इस बार हाँ कर दी और इस तरह यह डील ऑन हो गया। लेकिन एक समस्या और थी। दूरदर्शन 30 करोड़ रुपए खर्च करके अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं करना चाहता था और ना ही बीसीसीआई को कोई रॉयल्टी देना चाहता था। क्योंकि बीसीसीआई ये बात आईसीसी से प्रॉमिस कर चुका था, इसलिए राजीव गांधी ने इसमें भी समझौता करवाया। पहले दूरदर्शन स्टेडियम की एड्स और टीवी पर चलने वाले एड्स के जरिए पैसे कमाया करता था और रॉयल्टी के तौर पर बीसीसीआई को कुछ पैसे देता था। उधर राजीव गांधी की मध्यस्थता के बाद दूरदर्शन अपने खर्चे पर सिस्टम अपग्रेड करने के लिए राजी तो हो गया था, पर उसने शर्त रखी थी कि वह बीसीसीआई को रॉयल्टी न देकर उसके साथ अपना एड रेवेन्यू शेयर करेगा। साथ ही वो बीसीसीआई को सारे इन ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट्स का राइट्स भी देगा, जिस पर बीसीसीआई ने भी अपनी हामी भर दी थी।
पर अंबानी यहाँ पर भी कूद पड़े और उन्होंने वो सारे राइट्स 2.6 करोड़ रुपए देकर बीसीसीआई से खरीद लिए। अब अंबानी के पास पूरा कंट्रोल था कि वो स्टेडियम पर किसकी एड दिखाए और किसकी नहीं। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप का भी नाम बदलकर रिलायंस कप रख दिया ताकि दुनिया को पता चल सके कि रिलायंस नाम की भी कोई कंपनी है और उनके ब्रांड को बड़े लेवल पर पहचान मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम, जो कि पहले इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी था, उसे भी बदलकर रिलायंस कप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी कर दिया। सब कुछ लगभग सेट हो चुका था, बस केवल एक छोटी सी दिक्कत बीसीसीआई के सामने थी और वह थी प्लेयर्स के रहने खाने का इंतजाम, जिसके लिए अभी भी एक अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। पर यहाँ पर भी अंबानी ने अपना दांव खेला और उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि वह प्लेयर्स का सारा रहने खाने का खर्चा भी उठाने को तैयार है। यह बात अंबानी के मुंह से सुनकर सभी हैरान थे। सभी सोच रहे थे कि आखिर इसमें अंबानी का भला क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि अंबानी टाटा तो थे नहीं जिनकी होटल चेन्स पूरे भारत में फैली हुई हो। इसीलिए ये सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों अंबानी प्लेयर्स का खर्चा खुद उठाना चाह रहे थे। लेकिन अंबानी कोई कच्चे खिलाड़ी तो थे नहीं, बल्कि पक्के बिजनेसमैन थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह क्या कर रहे हैं। और इसका जवाब कुछ ही वक्त में सामने आ भी गया। अंबानी ने प्लेयर्स को जिन भी होटल्स में रखा था, वहां उन्होंने प्लेयर्स के इंटरव्यूज लिए। मैच से पहले बिहाइंड द सीन्स शूट किया, जिसे एक छोटी सी टीवी सीरीज बनाकर दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया। इस सीरीज से अंबानी को पैसे भी आए, साथ ही जिन होटल्स में प्लेयर्स ठहरे थे उन होटल्स को फ्री एडवर्टाइजिंग मिली, जिस वजह से उन्होंने अंबानी से एक भी पैसा नहीं लिया। अंबानी ने प्लेयर्स को फ्री में इन होटल्स में ठहराने का ये नायाब तरीका ढूंढ लिया था। कई तरह के उतार चढ़ाव और मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार 1987 का वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान की मेजबानी में खेला गया। हालांकि भारत वह वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सका, पर इस वर्ल्ड कप को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के साथ ही वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाकर भारत ने साल 1983 में अपने साथ हुए बदसलूकी का बदला जरूर ले लिया। आज वर्ल्ड क्रिकेट में भारत को जो दर्जा हासिल है, उसे पाने के लिए काफी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी गई है, जिसमें साल 1987 का ये वर्ल्ड कप एक महत्वपूर्ण घटना है। न सिर्फ इसने क्रिकेट में इंग्लैंड के एकाधिकार को खत्म किया, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भारत को अपनी शक्ति दिखाने का मौका भी दिया। और आज हालात ये है कि जब भारत बोलता है तो बाकी के देश उसे सुनते हैं। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना प्लेयर्स के लिए एक सम्मान की बात मानी जाती है। यही वजह है कि दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी यहाँ खेलने के लिए पूरा पूरा साल इंतजार करता है। और उनमें से कई खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं जो आईपीएल खेलने के लिए अपनी नेशनल टीम तक को छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीसीसीआई के बदले की, जिसने अपने साथ हुए बेइज्जती का बदला तब लिया जब उनके पास जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह बाकी प्लेयर्स का खर्चा भी उठा सके। लेकिन इसके बावजूद भारत साल 1987 का वर्ल्ड कप सफलतापूर्वक होस्ट करने में कामयाब रहा और आगे चलकर बना दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल क्रिकेट बोर्ड।